ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करेंगे। और विटामिन डी जो होता है, इसकी वजह से हड्डियां जो हैं कमज़ोर हो जाती हैं। और एक और विटामिन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है विटामिन के। विटामिन के की कमी होने से जो है खून का थक्का नहीं बनता है फ्रेंड्स, ठीक है, खून का थक्का नहीं बनता है, यदि खून का स्राव नहीं रुक पाता है विटामिन के की कमी होने से, ठीक है। आई होप आपको बात क्लियर होगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हवाई जहाज़ वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? तो आपको पता है ये चारों जो हैं आपके वातावरण में पाए जाने वाले मंडल हैं, जो अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देते, बस उसको बांटा गया है गैसों के आधार पर, उनकी प्रकृति के आधार पर, ठीक है। क्षोभ मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल और समताप मंडल। तो इन सारे मंडलों के बारे में आपने डिटेल में यदि नहीं पढ़ा है फ्रेंड्स, तो आप अदर वीडियोज जाके देखें। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं इन परतों के से और पूरे डिटेल में बात करी हुई है, तो हम ज़्यादा डिटेल में न जाके बहुत जो ज़रूरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका हवाई जहाज़ किस वायुमंडल में उड़ता है, वो है आपका समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल जो है वो क्षोभ मंडल के परत के बाद दूसरी परत है आपका समताप मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल में आपको मैं बता दूं, इम्पॉर्टेंट होता है, क्षोभ मंडल में बादल बनते हैं, ठीक है, बादल बनते हैं और क्या होती है, पानी या बारिश की बूंदें, ठीक है, बारिश होती है कहाँ से, आपके क्षोभ मंडल में। और जो पक्षियाँ उड़ती हैं वो क्षोभ मंडल के निचले स्तर तक ही उड़ पाती हैं, ठीक है। आयन मंडल बहुत ही गर्म मंडल है, इसमें जो है आयन मंडल में जो आपके जो परमाणु होते हैं, एस्ट्रॉइड होते हैं, वो आके जलने लगते हैं, क्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका फास्ट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा टाइम न वेस्ट हो, इसका ध्यान देते हुए। देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपके प्रीवियस ईयर के सीटेट में ईवीएस में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको कट करके पेज से ले लिया है, ठीक है। वह रेखा जो अक्षांश से गुजरती है मकर रेखा कहलाती है, ठीक है। मकर रेखा किस अक्षांश से होकर गुजरती है, क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। तो 23 डिग्री उत्तर में, 23 डिग्री दक्षिण में, या 66 डिग्री उत्तर में, या 23 डिग्री पश्चिम में, ठीक है। तो पश्चिम का तो आप पहले ही काट दीजिए, क्योंकि यदि आप बनाते हैं एक, मान लीजिए थोड़ा सा पेज को हम खाली कर लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं, या पहले हम देख लेते हैं सही ऑप्शन, उसके बाद समझते हैं, ठीक है। तो जो मकर रेखा गुजरती है आपकी किस अक्षांश से, तो वो है आपका दक्षिणी अक्षांश। अब कैसे इसको समझ लेते हैं, ठीक है। मकर रेखा की बात हो रही है, ठीक है ना। तो हम ये पृथ्वी हमारी पूरी हो गई, हाँ, ठीक है। और इस पृथ्वी को आधे आध जो रेखा बांटती है वो है आपकी विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा बांटती है। अब विषुवत रेखा की जब हम बात करें तो ये आपका हो गया जो है उत्तरी गोलार्ध, और ये आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है ना। तो आपने सुना होगा कि अगर आप इतना ही जानते हैं कि जो है कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है, तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि 23 डिग्री उत्तर में आपका कर्क रेखा जाता है, और यहाँ पे है हमारा बहुत प्यारा सा देश भारत, और उसके बीचों बीच होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा वो हो गई। तो उत्तर में हो गया आपका क्या, कर्क रेखा। और आपको पता है विषुवत रेखा की उत्तरी साइड में हमारा क्या है, देश है, ठीक है, इंडिया, ठीक है ना। तो आप ये कर्क रेखा हो गया आपका, कर्क रेखा। तो 23 डिग्री उत्तर में यदि आप बात करेंगे तो कर्क रेखा हो जाएगा। अब इसके नीचे जो है आपकी मकर रेखा, तो 23 डिग्री दक्षिण में आपकी क्या है, मकर रेखा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब गोलार्ध अगर समझ पाएंगे, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है और जो है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है 1982 में, 1986 में, 1990, 1992 में, ठीक है। तो सही आंसर की बात करें तो आंसर है आपका 1986, ठीक है। 1986 जो है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। और बहुत से अधिनियम के बारे में मैं ऑलरेडी, यही ऑप्शन सेम है फ्रेंड्स। यदि मैं आपको बता दूं कि ईवीएस के मेरे बहुत से वीडियोस ऑलरेडी हैं पीबी एजुकेशन सिस्टम चैनल पर। यदि आप अपने बेसिक चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में बैठते समय हमें कन्फ्यूजन ना हो, तो उसके लिए आप जो है वीडियोज़ को देखें, और मैंने उसमें डिटेल में सभी अधिनियम के बारे में बात किया है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? ठीक है, ईवीएस में 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे आ जाते हैं जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन से होते हैं, और 15 तो पेडागॉजी होती है। तो मैंने पेडागॉजी के भी अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, उसमें से 4 ही 5 मैंने पेडागॉजी के लिए हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी पेडागॉजी के ईवीएस पेडागॉजी की क्वेश्चन करा चुकी हूँ। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी सुरंग की बात करी जाए यदि, तो वो है आपका जवाहर सुरंग। इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, गांधी सुरंग, मंकी सुरंग कुछ भी नहीं है। जवाहर सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी सुरंग है, माफ़ करिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू इनमें से किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनी? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो आप सभी लोगों को पता है सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी। ठीक है ना, आई होप आपको बात क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो देखिए ये ईवीएस पेडागॉजी से मैंने लिया है। तो ईवीएस पेडागॉजी का जो 7वां क्वेश्चन है वो है कि समूह कार्य पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए, आकलन मतलब मूल्यांकन से आप समझिए। ठीक है, मतलब जांच पड़ताल, मतलब उसकी पूर्व ज्ञान को देखकर। ठीक है, पूर्व ज्ञान को आंकना बच्चे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो नेगेटिव नहीं पूछा है, पॉजिटिव पूछा है। पॉजिटिव पूछा है तो हमें पॉजिटिव चीज़ को लगाना है कि बच्चे समूह में, बहुत सारे बच्चे हैं समूह में काम कर रहे हैं, तो वो जो है किस सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा एक दूसरे से रिलेट करेंगे? प्रदत्त कार्य? बिल्कुल भी नहीं। प्रोजेक्ट मतलब आप प्रयोगशाला में बच्चों को रख देंगे तो क्या बच्चे सामाजिक व्यक्तित्व के हिसाब से बात कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। कागज़ पेंसिल परीक्षण मतलब आप पेपर ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं बच्चे का, तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें तो एकदम बोलना बंद होता है। टीचर कहते हैं कि अगर उससे बात भी किए तो तुमको बाहर बिठा देंगे ना, तो ये नहीं होगा। तो निर्धारण मापनी बिल्कुल भी नहीं। प्रयोगशाला विधि में होता है, निर्धारण मापनियाँ होती हैं। निर्धारण मापनियाँ में आप बच्चों से कह देंगे कि आपको यही काम करना है तो यही काम करना है, 1 घंटे में जब तक आप सही नहीं कर पाएंगे आपको स्कूल या आपको लंच नहीं करने दिया जाएगा। ऐसे भी पोजीशन नहीं रखे जाते हैं, मापनी हम बच्चों में नहीं बना सकते। तो आपका तीसरा ऑप्शन सबसे सही होगा कि मौखिक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, समूह कार्य पर्यावरण अध्ययन पर कर रहे बच्चे की सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं का आकलन करने के लिए आप क्या करेंगे? मौखिक प्रश्न पूछेंगे कि बच्चे, यदि आप जैसे पर्यावरण में है बच्चा, पर्यावरण पुस्तक पढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि कहेंगे कि आप पेड़ के बारे में, वृक्ष के बारे में बता रहे हैं, तो सभी बच्चों से सामाजिक तौर से आप सिर्फ प्रश्न करेंगे, मौखिक प्रश्न। आम किसने देखा है? तो बच्चे हैंड्स अप करेंगे ना। आम के पेड़ किसने देखे हैं? तो नीम का पेड़, उसकी पत्ती कैसी होती है? तो बच्चे मौखिक प्रश्न से आपसे इंटरेक्ट कर पाएंगे और आप आकलन कर पाएंगे, मूल्यांकन कर पाएंगे कि बच्चे का पूर्व ज्ञान कितना है और हमें अभी कितना मेहनत करके बच्चों को सिखाना है। ठीक है, आई होप आपको बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण शिक्षा के मुख्य उद्देश्य में शामिल नहीं है? फ्रेंड्स, जब नेगेटिव की बात आती है तो थोड़ा सा आप कंसंट्रेट हो जाइए कि नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव चीज़ ही ढूंढना है। जो नेगेटिव मिलेगा वही उसका भाई होगा। नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव को हम नहीं आंसर बनाएंगे। तो निम्नलिखित में से पर्यावरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य में शामिल नहीं है, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? सहभागिता, विशेष अभियान, जागरूकता, भाईचारा एवं बंधुत्व। तो पर्यावरण शिक्षा में दिया गया है, एनसीईआरटी भी कहता है कि सहभागिता होनी चाहिए, बच्चे समूह में मिलकर कार्य करें। तो ये पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव चाहिए तो ये आपका आंसर नहीं हुआ। विशेष अभियान बिल्कुल ही पर्यावरण शिक्षण के लिए, आप पर्यावरण शिक्षा में विशेष अभियान तो होता है ना कि जल बचाओ योजना, बच्चे नारे लगाते हैं, बच्चों को जल और सफाई स्वच्छता अभियान पे बच्चे नारे लगाते हैं, जाके गांव-गांव में 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए नाटक करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। तो विशेष अभियान भी सही है, इसलिए ये गलत है। जागरूकता बिल्कुल ही बच्चों में पर्यावरण शिक्षण को लेकर जागरूकता नहीं होगी तो बच्चा पर्यावरण को सीखेगा कैसे? और पर्यावरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चे को जानना, क्योंकि वो पर्यावरण में रह रहा है, उस वातावरण में रह रहा है। ठीक है, तो ये आपका भी सही है, इसलिए आपका गलत है। लेकिन भाईचारा एवं बंधुत्वता पर्यावरण शिक्षण में नहीं पढ़ाया जाता है। पर्यावरण शिक्षण में सिर्फ बच्चे को पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के समाज के बारे में पढ़ाया जाता है, सामाजिक तौर पे पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि उसमें बताया जाता है कि ये आपके चाचा के लड़के हैं तो भाई होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, भाईचारा या बंधुत्व एनसीईआरटी इसको नहीं रखी है। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव दोनों मिल गए, नेगेटिव आपके भाई हो जाएंगे, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बात क्लियर होगी। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान, वैनवर्धन, सृजनिकी, सेरीकल्चर। तो इसका वन लाइनर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछ लिया जाता है, तो ये है आपका सस्य विज्ञान। ठीक है, सस्य विज्ञान में फसलों के का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब सेरीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मधुमक्खी पालन। ठीक है ना, मधुमक्खी पालन। ठीक है, मधुमक्खी पालन होता है सेरीकल्चर में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? ठीक है, कौन सी विधि आप यूज करेंगे कि तो बच्चा पर्यावरण को अच्छे से समझ पाएगा? कौन से जो है टॉपिक अगर कोई बताना है तो किस विधि से आप बच्चे को समझाएंगे पर्यावरण से बच्चा रिलेट कर पाए? ठीक है, तो कौन सी विधि होगी? योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद। तो वाद विवाद तब होगा जब बच्चे के पास पहले से कोई पूर्व ज्ञान हो और कुछ और बच्चा आपसे सीखा हो, टीचर से कुछ सीखा हो, तब वो वाद विवाद कर पाएगा। प्राथमिक स्तर पे बच्चे वाद विवाद नहीं उतना कर सकते जितना कि एक बाल्यावस्था में बच्चा जो है 6 to 8 वाला बच्चा जो कर सकता है, जूनियर क्लास के बच्चे जो कर सकते हैं, वो वाद विवाद प्राथमिक वाले नहीं कर सकते। हाँ, उनमें प्रश्न पूछने की जो है कौतूहल होते हैं बच्चे, प्रश्न पूछने के बहुत ही क्यूरियस होते हैं प्रश्न पूछने के, लेकिन वो वाद विवाद में नहीं आएगा। बच्चों को आप व्याख्यान देने लगेंगे तो बच्चा बोर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं सीखेगा। योजना बना के बच्चों को कभी नहीं पढ़ाया जा सकता। जब आप ऐसा है कि डीएलएड को पढ़ाने जा रहे हैं, आप योजना बना के जाएंगे कि पूरी तरह से हमको ये चीज़ें पढ़ानी है। ठीक है, आप बस आपको ये पता है कि आपको वृक्ष समझाना है, किस प्रकार से समझाना है आपको नहीं पता, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, आपको अलग अलग तरीके से समझाना है अलग अलग बच्चे को। तो कहानी विधि से हम यदि आप समझाते हैं किसी भी चीज़ को, कहानी विधि से, कहानी के माध्यम से समझाएंगे तो बच्चा आसानी से रिलेट कर पाएगा और उसको अपनी कल्पना में सोच पाएगा, समझ पाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इको मार्क किन उत्पादों के लिए दिया जाता है? तो इको मार्क आपको समझ में आ रहा है कि इको मार्क इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए, उच्च व श्रेष्ठ उत्पादों के लिए, कुटियाल व लघु उद्योगों के उत्पादों के लिए, कम कीमत के उत्पादों के लिए। जैसे कहने का मतलब है फ्रेंड्स, माफ़ करिएगा, कहने का मतलब है कि जो इकोसिस्टम है, ये कहाँ कहाँ हो जाता है, जो इकोसिस्टम है फ्रेंड्स, देख लेते हैं, आ गया। तो फ्रेंड्स सही ऑप्शन की यदि हम बात करें तो आपका है पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब कैसे सही होगा? इको मार्क मतलब जैसे फसल अच्छी नहीं होती है तो गवर्नमेंट ने एक अलग प्रकार की जैविक खाद बनाई हुई थी और सबको दिया जा रहा था कि ये यदि आप अपने खेतों में, अपने मैदानों में छिड़कते हैं तो इससे आपकी पैदावार फसल की अच्छी होगी। ठीक है, उसी तरह से इको मार्क के हेल्प में जो भी की जाते हैं, जो भी कार्य, जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं, उनको यूज करना ही क्या है? इको मार्क है। ठीक है, तो इको मार्क मतलब अलग से आपका मैदान है, ठीक है, अलग से आप जो उसमें खाद यूरिया डालते हैं उसमें एक आप ऐसी खाद का यूज करें जो प्राकृतिक है ना, रासायनिक नहीं है, जिससे आपको भी नुकसान नहीं होगा और फसल भी अच्छी होगी। तो ये पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए इको मार्क जो है उत्पाद लाए जाते हैं, जो आप अभी भी मैंने बताया, जो बहुत ही अच्छा उदाहरण मैंने दिया। आई होप कि जो खाद आपने देखी है, जैविक खाद, बहुत ही पहले हरे रंग के बोरे में आती थी वो। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। 1 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर को। तो सबसे पहला ऑप्शन हो जाएगा सही, 1 अक्टूबर को आपका विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। आई होप आपको बात क्लियर होगी फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा उस पर भी बात नहीं कर सकते क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम है और बहुत ज़्यादा हम लेंदी नहीं बना सकते वीडियोज़ को। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है वन परितंत्र, घास स्थल परितंत्र, तीसरा है फसल परितंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन फ्रेंड्स छूट गया है और चौथा ऑप्शन आपका सही भी नहीं था। इसी तीनों में आपका जो है ऑप्शन सही है, इसलिए मैंने चौथे ऑप्शन को दोबारा नहीं लिखना चाहा। तो तीसरा जो है 13वां का जो सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका घास स्थल पारितंत्र, मानव निर्मित पारितंत्र है। ठीक है, वन
और फसल ये कहीं न कहीं प्राकृतिक से रिलेटेड है। जब धरती पर जब पृथ्वी पर मानव उत्पन्न हुए तो उन्होंने चीज़ों को चेक करना चाहा कि कौन खाने योग्य है, कौन सी चीज़ें नहीं खाने योग्य हैं। तो फसल तो ऐसी नहीं कि हाँ, अब की फसलों में बहुत ज़्यादा अलगाव हुआ है कि बहुत ज़्यादा उसमें बायोलॉजिकली इफ़ेक्ट करके उनको अच्छा बनाया जा रहा है या जो भी रीज़न हो, लेकिन फसल पारितंत्र जो है वो प्राकृतिक ही है ना। गेहूँ जो है पहली बार गेहूँ बोया गया था पूरी तरह से, तो क्वेश्चन आपका जो है एसएसटी में आता है, सोशल साइंस में आता है, जो कि पहली बार गेहूँ की खेती कहाँ हुई थी, मेहरगढ़ में हुई थी ना। तो मेहरगढ़ में हुई थी, तो क्या ऐसा नहीं कि गेहूँ पहले से उपस्थित नहीं था, बस जानकारी हमें बाद में पता चली, ठीक है। वो फसल पहले से प्रकृति ने हमें दी हुई थी, बस हमें उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो फसल और वन नहीं होगा, लेकिन घास स्थल पारितंत्र होगा। घास के जो मैदान होंगे जो बहुत ही डिजाइनिंग तरीके से बनाए जाते हैं, ठीक है। और आप देखते हैं जो आप प्लेन्स में घूमने जाते हैं, मैदानों में, प्लेन्स का मतलब मैदानों में आप घूमने जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो घास स्थल पारितंत्र है जो किसी न किसी मनुष्य के द्वारा उसको सजाया गया है, उसको बनाया गया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे पार्क आप ले लेते हैं, अच्छे अच्छे पार्क में जाना जहाँ पे बड़ी बड़ी घासों को अच्छी तरह से कटिंग करके डिजाइन करी जाती है, तो वो घास जो है, घास पारितंत्र जो है वो आपका मानव निर्मित है। वनों को काटने का परिणाम क्या होता है, वनों को कटाई से क्या हो रहा है, ठीक है। वर्षा और नमी में वृद्धि, नमी नहीं नमी होगी, ठीक है। नमी में वृद्धि, मिट्टी का चरण और अनियंत्रित, बाढ़ में कमी नहीं, बिल्कुल भी बाढ़ में कमी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि इसका तो बहुत ही ऑप्शन अच्छा है, आप बस समझना है। टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत है फ्रेंड्स, इसको समझ लीजिएगा। तो वर्षा और नमी में वृद्धि बिल्कुल भी नहीं, वर्षा और नमी में वृद्धि ये भी नहीं आपका होगा। मिट्टी का कटाव, ठीक है, मिट्टी का कटाव, और इस कटाव जो है वो अनियंत्रित होता जा रहा है, ठीक है ना। कटाव क्या होता जा रहा है, मिट्टी का कटाव, मृदा अपरदन जिसे आप कहते हैं। वनों के काटने से मृदा अपरदन ज़्यादा हो रहा है, और बाढ़ पर भी अनियंत्रित जो है नियंत्रण बाढ़ पे भी नहीं रखा जा रहा है, ठीक है। तो वनों के काटने से बाढ़ का कोई लॉजिक ही नहीं है कि बाढ़ में कमी होगी, लेकिन मिट्टी का कटाव अनियंत्रित होता जा रहा है वनों के काटने से, क्योंकि वन जो है वो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, जो पौधे हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, और वो कटाव नहीं होने देते, मृदा अपरदन नहीं होने देते हैं, ठीक है। आई होप आपको बात क्लियर होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों हानिकारक के लिए, मनुष्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। पहला है ऑप्शन, ओजोन परत को नष्ट करती है, हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है, और है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वातावरण में कम करती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ओजोन परत को नष्ट ये नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड करती है, और आपकी मीथेन गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो ओजोन परत को नष्ट करती हैं, ठीक है ना। अब देखिए, यह कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वातावरण में कम कर देती है, बिल्कुल भी नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड का है, ये एक रूप है, बदला हुआ रूप है, तो ये नहीं। हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है, ये आपका सबसे सही ऑप्शन होगा, और इसके बारे में मैंने डिटेल केमिस्ट्रीज की वीडियो में ऑलरेडी बात करी हुई है। यदि आप चाहते हैं तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विकिरण द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला मानव शरीर का आंतरिक अंग है। नाभिकीय विकिरण आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आपने केमिस्ट्री कुछ ज़रूर ही पढ़ी होगी, और अगर आप सीटेट के पेपर 2 को देने जा रहे हैं तो आपने ज़रूर इन चीज़ों को लिया होगा, ठीक है। तो नाभिकीय विकिरण जो है उसमें उनके द्वारा प्रभावित हमारा जो आंतरिक अंग होता है सबसे पहले कौन सा होता है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो है पहला ऑप्शन है यकृत, मस्तिष्क, फेफड़ा। तो बिल्कुल नहीं, यकृत जो है, यकृत के बारे में यदि हम बात करें तो यकृत जो है बहुत ही जल्दी अपने अंग को ठीक कर लेता है, अपनी क्षतिपूर्ति को क्या करता है, बहुत जल्दी ठीक कर लेता है। मस्तिष्क जो है आपका, इससे नाभिकीय विकिरण द्वारा प्रभावित नहीं होता। फेफड़े भी इससे प्रभावित नहीं होते हैं। जो ऑप्शन सही हुआ वो होगा आपका अस्थि मज्जा, इंग्लिश में बता दूं आपका, ये जो है अस्थि मज्जा की मैं इंग्लिश बता दूं आपको,
ब्रेन, ये एन है फ्रेंड्स, ब्रेन मैरो, ठीक है। ब्रेन मैरो जो है आपका अस्थि मज्जा के इंग्लिश है, आपने ज़रूर कहीं ना कहीं देखी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करें हम, अगला क्वेश्चन है कि उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहाँ वन मिलते हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए पहले क्वेश्चन को, वो क्षेत्र जहाँ पे गर्मी में ज़्यादा वर्षा होती है लेकिन सर्दी में कम वर्षा होती है वहाँ कैसे वन होते हैं। सदा हरित वन होते हैं, ऐसे वन जो हमेशा सदा बहार वन हों, हमेशा हरे भरे हों। दृढ़पर्णी वन होते हैं जिनके जो सिर्फ पत्तियों से भरे हुए जो होते हैं पौधे होते हैं, उनके तने बहुत कमज़ोर होते हैं, दृढ़पर्णी वन होते हैं। घास वन होते हैं या मरुस्थल होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे गर्मी में ज़्यादा बारिश होती है और सर्दियों में कम वर्षा होती है, क्योंकि सर्दियों में ऑलरेडी जो है कोहरे की वजह से उन फसलों को, चाहे घास ही हुए, उनमें नम्यता बनी रहती है, जो उनमें खनिज चाहिए, जो उनमें जल का जो मात्रा वो मिलती रहती है, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा घास वन, ठीक है। वहाँ पे घास की अधिकता ज़्यादा होती है, जहाँ पे घास वन मतलब बहुत ज़्यादा बड़े पौधे ना हो पाए, छोटे छोटे वो रहे, जैसे आपका जो, हाँ, एक मुझे बहुत क्वेश्चन अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगता है ये क्वेश्चन, और पूछा भी गया है यूपी टेट में, फ़िलहाल सी टेट में तो नहीं पूछा गया। तो यूपी टेट में पूछा गया है कि सबसे लंबी घास कौन सी होती है। तो सबसे लंबी घास जो होती है वो आपका जो होता है बांस होता है फ्रेंड्स। बांस जो है एक घास है जो इतनी बड़ी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसके सारे ऊपर से नीचे जो जड़ और तना होते हैं बहुत ही कोमल होते हैं, इसलिए इनको घास कहा जाता है, ठीक है। तो घास वन आपका हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। सामान्य रूप में आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो सामान्य रूप में आहार जो खाने का जो है जैसे उपभोक्ता, ठीक है, आपके जो हैं उत्पादक है, उपभोक्ता है ना, आप इनके बारे में आपने पढ़ा होगा ज़रूर, क्योंकि मैंने इसके ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, आप देख लीजिएगा यदि आप कन्फ्यूजन में है तो। सही ऑप्शन मैं बता दूं आपको कि 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4। सामान्य रूप से 4 कड़ियाँ होती है। मैं समझा दूं अगर आपको, बेसिक से जल्दी बात कर ली हम, तो पहले तो पौधा होता है, ठीक है, जो होता है उत्पादक होता है, ठीक है। अब पौधे को क्या करता है, कोई जीव खाता है, जैसे आपका हो गया आपका कीड़े मकोड़े, ठीक है, कीड़े मकोड़े, ठीक है। अब कीड़े मकोड़े कौन खाता है, मेंढक खाता है, ठीक है, माफ़ करिएगा, देख लेते हैं फिर से। जैसे ये पौधा हो गया, पौधे को कौन खा रहे हैं, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, ठीक है। कीड़े मकोड़े को कौन खा रहा है, मेंढक खा रहा है। मेंढक को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है। और सांप को कौन खा रहा है, आपका मोर खा रहा है, ठीक है। इस तरह से तो श्रृंखलाएं बढ़ती जाएंगी, लेकिन 4 जो होते हैं वो मेन होते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। यहाँ पे आप कीड़ों की जगह क्या कर सकते हैं, बकरी भी कर सकते हैं, ठीक है। और बकरी को कौन खाएगा, फिर बकरी को जो है आपका शेर खाएगा, ठीक है। इस तरह से तो 4 जो है कड़ियाँ प्रमुख होती हैं सामान्य आहार श्रृंखला में, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे को खाकर जीवित रहना, तो 4 कड़ियाँ हो जाती हैं। आई होप आपको बात क्लियर होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें भी। 18 में जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा, 4 जो कड़ियाँ होती हैं सामान्यतः, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी किस प्रकार के होते हैं, खाद्य श्रृंखला के आधार पर, मांसाहारी, मृतोपजीवी पादप, शाकाहारी, प्रकाश संश्लेषित पादप। प्रकाश ऐसे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना लेते हैं, तो सारे पौधे लगभग प्रकाश संश्लेषण से अपने भोजन को बना लेते हैं ना, ऐसे करके क्रिया करके सूरज से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो भोजन बना लेते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन जो आपका सही होगा वो होगा आपका चौथा, प्रकाश संश्लेषी पौधे जो होते हैं खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी हैं, ठीक है। आधार पर मतलब खाद्य श्रृंखला का आधार होते हैं कौन, जो है आपके हरे पौधे। हरे पौधे को ही आपके शाकाहारी जीव खाएंगे, और शाकाहारी जीवों को कौन खाएगा, मांसाहारी जीव खाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। खाद्य श्रृंखला का सबसे आधार पे कौन होता है, प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं, प्रकाश संश्लेषित
पौधे होते हैं। ठीक है, आई होप आपको बात क्लियर होगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से क्या होता है? मृदा अपरदन, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, ये सभी तो आपको अभी मैंने बता दिया कि ये सभी मृदा अपरदन भी होगा, बाढ़ बिल्कुल भी आएगा, कमी थोड़ी होती है बाढ़ में, सूखा भी पड़ता है वनों के काटने से। ठीक है, और जीवों को मारने से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बिना देखे आप बता दीजिए, एक दिशीय होता है। एक दिशा में खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, जैसे सांप जो एक पौधा है, ठीक है, उसको किसने मेंढक ने खाया, तो इसका जो है 10% जो है ऊर्जा मेंढक के पास चला जाएगा। अब ठीक है, अब मेंढक को किसने खाया? पौधे को मेंढक क्या हो जाता है भगवान, पौधे को मेंढक पहले कैसे खाएगा? पहले तो कीड़े मकोड़े खाएंगे ना, तो पहले कीड़े मकोड़े खाते हैं। ठीक है, इसकी 10% ऊर्जा इसमें चली जाती है ना, फिर इसके बाद मेंढक खाता है, मेंढक में 10% जो है इसमें चली जाती है ऊर्जा। तो ये एक दिवसीय है। ठीक है, एक दिवसीय, एक ही दिशा में जो है ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। ऐसा नहीं कि फिर लौट के यहाँ पे आ जा रहा है, मेंढक जो है ऊर्जा किसको दे देगा? पौधे को देगा। तो ऐसा नहीं है, एक ही दिशा में जो है ऊर्जा का प्रवाह होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर नामक योजना भारत के किस वन्य जीव अभयारण्य से आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन है पलामू अभयारण्य, कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंभौर और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे सही ऑप्शन की बात करें तो वो है पलामू अभयारण्य। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो इसकी शुरुआत आपकी 1973 में हुई थी। रणथंभौर अभयारण्य जो है वो आपका राजस्थान में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड है। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका सबसे पहला नेशनल पार्क है भारत का। ठीक है, सबसे पुराना और सबसे पहला। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, किसके कारण मृत हो रही है? जो पोर्ट ब्लेयर की प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति वो होती है जो है कि मृतकों के कई जीवों के मरने से एक पहाड़ की नुमा संरचना बना लेती है, वो प्रवाल भित्ति उसे कहते हैं। ठीक है, जीवों के मरने से, मट्टियों के जमने से बहुत से कारण हो सकते हैं उसके। तो अत्यधिक मत्स्य के कारण, मतलब अत्यधिक मछलियों के पालन के कारण उसका जो है प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। अत्यधिक जहाज रहने के कारण, जहाज के आने जाने की वजह से ना, भूमंडलीय उष्मन के कारण। तो सबसे ऑप्शन सही मैं बता दूं, जो वो है आपका चौथा ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा कि पोर्ट ब्लेयर के समीप जो है लकड़ी के बुरादे की अत्यधिक छेपड़ के कारण, अत्यधिक जमाव के कारण यहाँ की जो प्रवाल भित्ति है वो क्या हो रही है? मृत हो रही है। इसमें जीव जंतु जो है कम रह पा रहे हैं। अब देखिए, प्रवाल भित्तियों का काम क्या है? ये ना जो समुद्र में रह के जीवों को सुरक्षित करती हैं, और इस प्रवाल भित्तियों से जो जीव होते हैं वो अपना भोजन पाते हैं। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर की बात मैं कर दूं तो ये आपका पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो किसकी है? आपकी केंद्र शासित प्रदेश आपका जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। आप अंडमान निकोबार देख ही रहे होंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो अपना द्वीप समूह है, जो हमारे भारत से कुछ ही किलोमीटर दूर समुद्र में है। ठीक है, तो वहाँ की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। वहीं के समीप क्या है? एक प्रवाल भित्ति है। ठीक है, वहाँ पे लकड़ी की बुरादे की अत्यधिक होने के कारण वहाँ के जो प्रवाल भित्तियाँ हैं वो नुकसान हो रही हैं। ठीक है, और प्रवाल भित्तियों पे बहुत अच्छे और कुछ नए प्रजाति के जीव भी रहते हैं, इसलिए प्रवाल भित्ति अगर रहती तो जीवों के लिए बहुत अच्छा था वो। निम्नलिखित में से किस एक गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक प्रतिशतता होती है? ठीक है ना, किसमें कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा पाया जाएगा? कोयला गैस में, प्राकृतिक गैस में, वायु अंगार गैस में, भाप अंगार गैस में। तो फ्रेंड्स बात करें 24 के सबसे सही ऑप्शन की, वो है भाप अंगार गैस। ठीक है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की सर्वाधिक मात्रा होती है। ठीक है, अब ईंधन में जो है, ईंधन में आपका जो है ईंधन जो हम यूज करते हैं लकड़ी से, उसमें मीथेन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ओजोन की जो परतें हैं वो नाजुक हो रही हैं, उसमें छिद्र हो रहा है ना। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु आवश्यक है। पारिस्थितिकी तंत्र आप समझ रहे होंगे, जीव जंतुओं का एक स्थान पर रहना, जीवों के बारे में पूरी तरह से बात करना पारिस्थितिकी तंत्र का काम है। तो जीवों की नई प्रजातियों का विकास, ठीक है, कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा हानिकारक कीटों का विनाश, जैव विविधता का संरक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शंस की बात करें तो वो है आपकी जैव विविधता का संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र का क्या है? काम है। पारिस्थितिकी तंत्र तभी संतुलित रह पाएगा जब हम जीवों में जो अलग अलग विविधता है वो बनाए रखें। ऐसा नहीं कि जो है वातावरण अनुकूल हो जाए
वातावरण न अनुकूल हो पाए और जो जीव हैं वो क्या है, विलुप्त हो जाए। जैसे आपका डायनासोर, बाघ विलुप्त हो रहे थे ना, चील, गिद्ध जो माफ़ करिए सारस हैं, ये विलुप्त हो रहे हैं। तो ये जैव विविधता बनाने के लिए, इनकी जैव विविधता हम अगर इसको सुरक्षित रखेंगे तो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा, संतुलित रहेगा। ये क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंपास। इसके बाद मैंने कुछ वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं फ्रेंड्स, आप उनको देख लीजिए, बस वीडियो ख़त्म करेंगे हम। पंपास कहाँ के घास के मैदान है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और उत्तरी अमेरिका। तो सबसे सही ऑप्शंस की बात मैं करूं तो वो है आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान हैं, ठीक है। और अदर घास के मैदान जो है, वैसे वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईवीएस में पूछते नहीं हैं, मैंने बस ले लिया है क्योंकि यूपी टेट में बहुत ज़्यादा पूछा गया था। मैंने कहा एक बार ले लेते हैं, क्या पता 10-5 नंबर में ये भी आ जाए। 5 नंबर में अगर एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बढ़ जाता है तब भी हमारे लिए अच्छा होगा ना, कि ऐसा तो नहीं होगा कि हमने पढ़ा नहीं। झाड़ी तथा वन के जीवन के प्रमुख वनस्पतियाँ हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा झाड़ी और वन की प्रमुख जो वनस्पतियाँ हैं वो कौन है, वन है, सवाना है, मरुस्थल है, टुंड्रा। टुंड्रा की बात करें हम तो टुंड्रा और टाइगा ऐसे प्रदेश हैं जहाँ बहुत ज़्यादा क्या है, ठंडी है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, यहाँ बर्फ़ गिरती है, ठीक है। मरुस्थली आप समझ रहे हैं, जहाँ बालू रेत हो और जो जल की मात्रा कम हो। सवाना घास के मैदान आपको पता ही है। और वन जो है, वन तो आप बिल्कुल ही जान रहे हैं वन के बारे में। सबसे ज़्यादा अत्यधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, वो आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो सही ऑप्शन की बात करें तो मरुस्थलीय, ठीक है। कौन सा है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि झाड़ियाँ तथा घास के जीवन की प्रमुख वनस्पतियाँ हैं। झाड़ियाँ कहाँ, मरुस्थल में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ और घास ही होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा, जल की मात्रा कम होने के कारण से बड़े बड़े वृक्ष हमारे यहाँ जैसे होते हैं, जैसे जहाँ की जलोढ़ मिट्टियाँ हैं वहाँ की फसल उसल अच्छे होते हैं ना। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मरुस्थलीय प्रदेशों में झाड़ियाँ तथा घास ही मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वृक्ष या बहुत रेयर केस में जो हमारे यहाँ वृक्ष पाए जाते हैं वो नहीं मिल पाते हैं मरुस्थल प्रदेशों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओखला पक्षी विहार कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद में स्थित है। ये आपका क्वेश्चन था। और अगले क्वेश्चन पे बात करें, आखिरी 2 क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो वो हैं इस प्रकार से कि अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी नदी। तो सही ऑप्शन की बात करें, जो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग। तो सबसे सही ऑप्शन है आपका देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ आके मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। और इसके बारे में फ्रेंड्स कभी डिटेल में वीडियो बनेगी तो हम उस पर बात कर लेंगे, नदियों के संगम के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षण संबंधी कार्यों को सुगम बनाने हेतु क्या कारण अनिवार्य है। पर्यावरण शिक्षण संबंधी कार्य, ठीक है, वो भी आसान बनाने के लिए क्या अनिवार्य है। गृह कार्य को प्रोत्साहित करना, ठीक है। बच्चे को गृह कार्य दे के ही कहो कि दिन भर बच्चा उसी में लगा रहे, कुछ सीखे न नया, तो बिल्कुल भी नहीं। शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, तो शिक्षक को क्या, शिक्षक जब खुद प्रशिक्षण नहीं होगा तो उसे टीचर क्यों रखा जाएगा, है कि नहीं, तो वो गलत हो गया। शिक्षकों को सशक्ति पर जोर देना, सशक्तिकरण क्यों देंगे, मतलब डिसिप्लिन ही बच्चा रहे, वरना इधर उधर न देखे। बच्चे कौतूहल होते हैं, उनमें कौतूहल होता है। बच्चे जब तक समझेंगे नहीं पर्यावरण को, एनवायरनमेंट पे रहेंगे नहीं, सब चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो सुगम बनाने के लिए क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि शैक्षिक भ्रमण। जब हम पर्यावरण से रिलेटेड भ्रमण करवाएंगे बच्चों को, जाके उनके गांव में मतलब ले गए हम, या अपने बागवानी कर रहे हैं जहाँ बगीचे में ले गए, स्कूल के बगीचे में बच्चे को दिखा रहे हैं, बेटा ये देखो, ये ये जो बड़े बड़े तने हैं, ये वृक्ष हैं, जो कोमल तने हैं ये हैं आपके पौधे हैं, और जो उससे भी पतले और छोटे आकार के हैं, ज़्यादा हाइट नहीं है, वो झाड़ियाँ हैं। घास जो है उससे भी छोटी होती है। तो इस तरह से हम शैक्षिक भ्रमण करवा के बच्चे को पर्यावरण से या किसी भी सब्जेक्ट में उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, रुचिकर बना सकते हैं पढ़ाई को। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। तो मेहनत करते रहिए सीटेट के लिए और आप लोग बिल्कुल ही सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।